सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। Hello viewers, I am from Excel Educational Institute, myself engineer सौरभ अग्रवाल। आज मेरे साथ है CS फाउंडेशन में ऑल इंडिया 18th रैंक लाने वाली स्टूडेंट हमारी स्वास्तिका अग्रवाल। हेलो स्वास्तिका। हेलो सर। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया सर। तो ये बहुत प्राउड हो रहा है हमको आज कि आज आपने ऑल इंडिया 18th रैंक लाया है और ये बहुत खुशी की बात है एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। आप जैसे स्टूडेंट जो हैं हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो बस यही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस मुकाम पे पहुंच के? 18th रैंक ऑल इंडिया बहुत बड़ा मायने रखता है पूरे भारतवर्ष में 18th रैंक लाना। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है जब पेरेंट्स के पास सबका कॉल आ रहा है मेरे पास मेरे फ्रेंड्स लोगों का, एक्सेल से सारे फैकल्टीज़ का, मेरे एक्स फ्रेंड्स लोगों का सबका कॉल वॉल आ रहा है, हर तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस हो रहा है, सेलिब्रेशंस हो रहा है। बिल्कुल। और जब इंटरव्यू ये सब के लिए न्यूज़पेपर वाले लोगों का कॉल वगैरह आ रहा था तब ऐसा लग रहा था बाप रे क्या हो गया है। तो ये बिल्कुल आपको और आगे के लिए मोटिवेट करता रहेगा क्योंकि ये तो एक पड़ाव है और आगे आपको पूरा सीए बनना है। सीएस तो अभी तो और भी एग्ज़ाम देने हैं, हर एग्ज़ाम में कोशिश करिए कि ऐसा रैंक लाएं। मतलब पास होना और रैंक लाने में कुछ बात ही अलग है। तो क्या लगता है, मतलब ये रैंक आया है, बहुत अच्छी बात है आपका, तो ऑब्वियसली बहुत मेहनत किया है आपने। तो जब आपने सीएस यहाँ ज्वाइन किया, जब सीएस फाउंडेशन बैच में आए, तो क्या मतलब उस समय से टारगेट किया हुआ था आपका कि मुझे ऑल इंडिया रैंक ही लाना है कि बस जस्ट पास हो जाए सीएस? क्योंकि ये तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है समझिए, बट फिर भी टारगेट था ऑल इंडिया रैंक का? दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था या सर ऐसा था कि जब से मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया तब ऐसा था कि सिर्फ पास नहीं होना है, कुछ अच्छा सिक्योर करके ही पास होना है। लेकिन ये मैंने एआईआर का कभी नहीं सोचा था। अब ऐसा था कि बस पढ़ते जाऊंगी लेकिन अपना बेस्ट करूंगी जितना बेस्ट हो पाएगा। और फिर सर तब ऐसा होता है ना कि अगर मैं खुद अगर सोचती थी ना कि अगर मेरा एआईआर आएगा, और तब मेरे को लगता था अगर एआईआर नहीं आया ना तो जो मैं पास होंगी उसकी खुशी भी मेरे को नहीं होगी। नहीं होगी। हाँ। तो ये था कि मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रही थी। हाँ, मतलब बेस्ट करना है बस। बेस्ट अब बेस्ट की तो कोई लिमिट नहीं है, बेस्ट तो कुछ भी हो, कितना भी करो, बेस्ट तो उसके और आगे भी किया जा सकता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और इसमें अब जैसे कि आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जब अपन पढ़ाई करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं, तो किसी भी कारण से, चाहे कोर्स लेंदी हो या कोर्स हमारा पहले का नया हो, पहले पढ़ा नहीं हो 11th-12th में, तो मतलब ये सब्जेक्ट में आप बताएंगे सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका कौन सा रहा? ऐसा लगा आपको कि मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ना लॉ रहा। हाँ। क्योंकि करनी सर जो भी पढ़ाते थे ना, सर से ही एक डर लगता था कि आज जो सर पढ़ाएं वो तो सर कल पूछेंगे ही पूछेंगे। और तब ऐसा था कि सर नहीं भी पूछे ना तो वो सर जिस हिसाब से देखते थे लगता था अब तो सर मेरे को ही उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए एकदम पढ़ के आना पड़ता था। तो लॉ का ऐसा था कि एग्जाम से पहले सिर्फ रिवीजन हुआ और लॉ का पढ़ाई पूरा क्लास वर्क में ही हो जाता था और एग्जाम से पहले सिर्फ रिवीजन हो गया लॉ का। तो लॉ स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब ये टीचर्स थोड़ा प्रेशर बनाते हैं, ये पॉजिटिव चीज है? हाँ पॉजिटिव चीज है लेकिन उसको जो पॉजिटिव लिया ना वो उसके लिए बहुत ज्यादा। हाँ ऑब्वियसली। अब कई टीचर होते हैं, कई बच्चे होते हैं, कई स्टूडेंट होते हैं, उसको स्ट्रेस ले लेते हैं, यार हमको ये प्रेशराइज कर रहे हैं सर, तो ऑब्वियसली वो चीजों को समझ नहीं रहे हैं कि भैया हमारे भलाई के लिए ये। ऐसा लगता था कि करनी सर तो मेरे को टारगेट बना लिए, सर नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो इसको हमको ये है कि हमको पॉजिटिव लेना है चीजों को। ओके। और फिर यही है कि सबसे वीक सब्जेक्ट किसी भी सेंस में वीक, यानी कि या तो हमसे वो ठीक से बन नहीं रहा है, हैंडल नहीं हो रहा है, या शायद उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, किसी तरीके से कोई एक वीक अपन सब्जेक्ट किसी को मान के चलते, तो वो कौन सा सब्जेक्ट था? सर वीक सब्जेक्ट ना अकाउंट्स था, क्योंकि 12th तक हम लोग जो भी अकाउंट्स कर रहे हैं ना, वो पूरा प्रोसेस से लिख के करते थे और फिर उसका एंड रिजल्ट निकालते थे। लेकिन यहाँ पर एमसीक्यू करना था तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था उसके लिए, पैटर्न चेंज होने के कारण थोड़ा सा। तो वो अभिषेक सर जो ट्रिक बताए ना कि मतलब सिर्फ अब कैलकुलेटर से यूज करके आंसर निकल जाता था, तो वो थोड़ा हेल्पफुल रहा। बाकी अकाउंट्स में से थोड़ा वीक है बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन। तो उसको आपने मतलब ठीक है, सर ने तो हेल्प किया कि कैलकुलेटर से उसका शॉर्ट बताने की कोशिश की है, आपने और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया उसके लिए, उसको कवर करने के लिए, उस वीकनेस को दूर करने के लिए अपने कुछ तो स्ट्रेटेजी बनाई होगी, कुछ प्लान किया होगा उसको पढ़ते समय? हाँ सर, रोज प्रैक्टिस, मतलब रोज 15 मिनट्स प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा सा। हाँ मतलब ये एक बोलते हैं ना कि अपन कोई चीज कमजोर है तो उसके लिए ऑफिस ज्यादा मेहनत करें,
थोड़ा रेगुलर वे पे करें तो वो ऑब्वियसली अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी प्लानिंग करके, और वैसे भी आगे की भी जो पढ़ाई है ऑब्वियसली प्लान करके ही करिए इस तरीके से, तो बहुत अच्छा स्कोर आता जाएगा आपका। और एग्जाम प्रिपरेशन, जैसे अब देखिए हम बैच जब चालू होती है तो ठीक है, अपन पढ़ते जाते हैं, उस समय कोर्स करते जाते हैं, कोर्स आगे बढ़ता जाता है। एग्जाम के पहले कुछ दिन, चाहे महीना दिन, 15 दिन, 2 महीना, जो भी आपको टाइम मिला होगा, कितना टाइम मिला आप बताइएगा, तो उस ड्यूरेशन में क्या आपकी स्ट्रेटजी रही होगी? एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाया था? सर हमको एक्सेल की तरफ से 2 मंथ्स का प्रिपरेशन लीव मिला था। ओके, तब ऐसा था मतलब कि 2 महीना पहले हाँ, एग्जाम से हमारा कोर्स फुल एंड फाइनल खत्म कर खत्म दिया हो गया गया था। ये था। बहुत अच्छी बात है जी। फिर मैंने 10 डेज का ब्रेक लिया घर में। बिल्कुल ठीक तब है। मैंने पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दिया 10 डेज के लिए। हम्म, फिर मैंने बैक हॉस्टल आया हम्म, और तब मैंने सबसे पहले हर चीज़ का सिलेबस बनाया कि किसमें कितना ज़्यादा पढ़ने का है। ठीक है। और मैंने एक कॉपी बनाया, उसमें मैं हर की पॉइंट्स लिखती थी कि मतलब ऐसा था कि अकाउंट्स खोलना है तो अकाउंट्स में इतना सारा चीज़ पढ़ने का है, मैथ्स खोलना है तो मैथ्स में इतना सारा चीज़ पढ़ने का है, ताकि अगर एग्जाम से पहले मेरे को हाफ एन आवर का भी टाइम मिले और मैं वो एक कॉपी खोलूँ तो मेरा पूरा ऑल रिवीजन हो जाए। सबसे पहले मेरे को वो बनाना स्टार्ट करे मैंने, और फिर वन बाय वन सारा सब्जेक्ट्स कंप्लीट। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक प्लान करना है अपने को, हाँ। कि किस तरीके से हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है हम्म, और कितना उसके पीछे हमको कहाँ कहाँ हमारा वीक पॉइंट है उसको कैसे कवर अप करना है। तो ये बिल्कुल वो जो अपना प्रिपरेशन लीव का टाइम था उसमें प्लानिंग करके ही शुरू हाँ। से उसको एक करें। और बहुत अच्छी उससे बात है। पहले सर मैंने जितने भी एक्सेल के AIR रैंकर्स का हम्म, वीडियोस वगैरह था वो सब मैंने देखा, उनका स्ट्रेटेजी जाना कि वो लोग कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं। ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जैसे आप अभी आपका वीडियो हम बना रहे हैं तो ये ऑब्वियसली जूनियर्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको एक मिनट का ये इसमें आपको कहना चाहूँगा कि आप कुछ इसके बारे में बताएं, ताकि जूनियर्स को भी कुछ पता चले। कि जैसे अब सब्जेक्ट है अकाउंट की बात कर लेते हैं, जो सबसे वीक था, तो उसके बारे में तो आपने वैसे बता दिया है कि सर ने बहुत अच्छे से शॉर्टकट बताए सर ने, और आपने भी उसको अपनी कमजोरियों को कहाँ पर अपन कैसे वीक पढ़ रहे हैं उसको अपने फेस किया। अकाउंट के बाद आपने बताया लॉ, तो लॉ जो है वो बहुत स्ट्रांग रहा है आपका सब्जेक्ट। थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी किस तरीके से हैंडल किया आपने? थ्योरी ना सर वैसे बहुत बोरिंग लगता था, लेकिन करनी से ना उसको एक स्टोरी बना देते थे, तो ऐसा लगता था हाँ स्टोरी तो सुन रहे हैं, और स्टोरी तो याद भी हो जाता है। इंटरेस्टिंग वाली बात है। और जितने भी सेक्शन सब सेक्शन ये सब था, सर इतने बार पूछ चुके थे ना, तो सर कुछ भी बोलते थे डायरेक्ट आंसर याद। तो मतलब ये है कि इतना ज्यादा उसको पढ़ लिए कि दिमाग में बैठ जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट होता है, उसको किस तरीके से मैनेज किया आपने? सर मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। मतलब मैनेजमेंट का मैंने एग्जाम दिया ना, मेरे को ऐसा लगा जिसको इंग्लिश आता है ना वो मैनेजमेंट क्रैक कर लेगा। मतलब उसमें एथिक्स ये सब एकदम नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं ना वो सब, बस वो जो कम्युनिकेशन ये सब जो था उसमें थोड़ा बहुत पढ़ने का है, बाकी सब नॉर्मल। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन अलग से आएगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर कोई ज्वाइन करते हैं तो वो फिर उनको परेशानी आएगी यहाँ पे, उनको थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं आगे चल के आपको इंग्लिश में फेस करना ही है, तो एक उसको पार्ट समझिए, एक सब्जेक्ट समझिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो किसी से पीछे हैं, बस ठीक है वो हमारी वीकनेस है, तो जो वीकनेस है उसको ज़्यादा मेहनत करके आप उसको कवर अप करिए, तो ये हो जाएगा। एक लास्ट आपके लिए और एक सब्जेक्ट रहा होगा इकोनॉमिक्स, और उसमें स्टेटा पार्ट भी था। इसके लिए कैसे तैयारी की है? क्या एक्सेल से टीचर्स ने, फैकल्टीज ने आपको सजेस्ट किया, किस तरीके से पढ़ाया? सर स्टैटिस्टिक्स का ये था, स्टैटिस्टिक्स का वेटेड बहुत ज़्यादा कम था। अब स्टैटिस्टिक्स तो मैंने ही पढ़ाया तो उसके बारे में भी आप बिल्कुल बताइए, और कुछ कमी रह गई होगी मुझ में तो वो भी आप बोल सकते हैं कि हाँ सर ये इम्प्रूव होना चाहिए। हाँ सर, स्टैटिस्टिक्स का कोर्स के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन आप उसमें भी बहुत अच्छे से कोर्स हमारा कंप्लीट करवा दिए। और मेन आप जोन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए थे ना वो पूरा समरी था पूरे स्टैटिस्टिक्स का, तो हमको बुक्स वगैरह मॉड्यूल्स वगैरह देखना ही नहीं पड़ा। वो जो आप कॉपी एक बनवाए थे वो ऐसा है कि वो अभी हमको बीकॉम में भी बहुत ज्यादा काम आ रहा है। वो बीकॉम में तो बहुत काम आएगा, ये आपका बिल्कुल आएगा वो। और उसका जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसके लिए वो थोड़ा थ्योरेटिकल रहता है। हाँ सर, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट का ऐसा था कि हम 12th में पूरा पढ़ रखे थे और यहाँ पर नितिन सर एकदम अच्छे से रिवीजन करवा रहे थे। ऑलमोस्ट 12 का ही जैसा सिलेबस रहता है पूरा। तो चलो एक मतलब कहना चाहिए वो बिल्कुल नया सब्जेक्ट नहीं रहा आपके लिए। ठीक है, चारों सब्जेक्ट की बढ़िया से आपने प्लानिंग करके बहुत अच्छे से सबको बैलेंस बनाते हुए आपने पढ़ाई किया है, इसका रिजल्ट दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि आप इतना बढ़िया रैंक लेके आए हैं। और फाइनली जैसा कि ये होता है कि हम हमारे लाइफ में ऑब्वियसली आप स्टूडेंट हो चाहे हम बड़े हों, आज के डेट में ऐसा है कि हर व्यक्ति को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली अपने काम से हम भी बोर हो जाते हैं तो हमको लगता है यार कुछ थोड़ा सा हमको भी एंजॉयमेंट चाहिए।
तो स्टूडेंट्स आप लोग भी हैं, तो आप लोग की कुछ हॉबी होगी आपकी जो आपको पढ़ाई से थोड़ा सा दूर खींचता होगा बार बार, वो कुछ बताना चाहेंगे अपने हॉबी के बारे में? सर गॉसिप। गॉसिप। तो मुझे लगता है ये तो ऐसी हॉबी हो गई आपकी कि ये तो सबसे ज्यादा टाइम डिस्ट्रैक्ट करतेगा पढ़ाई से। तो आप इसको कैसे मैनेज करते थे पढ़ाई के साथ, क्योंकि गॉसिप के बगैर तो रह नहीं सकते फिर आप, अगर वो आपकी हॉबी में है तो? सर ऐसा था कि मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो हम लोग ऐसा था कि हॉस्टल में। हाँ, आज ठीक तो है। पूरा ये खत्म करना ही है। हम लोग जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते थे ना, उसी वो एक लाइन में से ही हम लोग कोई सा एक वर्ड उठाते थे तो उसी में गॉसिप करना स्टार्ट हो जाता था। और तब देखते थे आधी घंटा गया, मतलब आज का टाइम भी गया, नहीं पढ़ पाएंगे ऐसा। तो हमने ये स्ट्रेटेजी बनाया कि अब तू अलग रूम में पढ़ेगी, मैं अलग रूम में पढ़ूंगी, और 1 घंटा में अपन को इतना कोर्स खत्म करना है, मतलब 1 चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। हम लोग अलग अलग पढ़ते थे और फिर जैसे ही 1 घंटा होता था हम लोग वापस आके एक दूसरे से क्विज क्वेश्चंस करते थे कि तेरे को कितना याद है और मेरे को कितना याद है। तब हम लोग कहा था कि हम लोग तब 5 मिनट गॉसिप करेंगे, फिर वापस दूसरा स्ट्रेटेजी बना के फिर अलग अलग रूम में चले जाएंगे। ये तो फेस टू फेस गॉसिप की बात हो गई। और उसके बाद आज के डेट में तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को अगर परेशान करके रखा है कोई तो मोबाइल है, व्हाट्सएप, उसमें भी तो गॉसिप फिर चालू हुई तो लंबी चलती रही होगी, कैसे मैनेज करते थे वो सब? सर मेरे हिसाब से ना मोबाइल्स को भी अलग से टाइम देना जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि सर उससे सारे अपडेट्स वगैरह पता चलता था क्या हो रहा है। अब बहुत सारे चेंजेस भी आते थे, कुछ नया एडिशन भी होता है कोर्स में, तो एक्सेल की तरफ से सर लोगों का वीडियो आ जाता था कि ये एक नया ऐड हुआ है तुम्हारे सिलेबस में, तो इसको भी देख लेना करके। तो मोबाइल का ऐसा था कि अभी 2 घंटा पढ़ना है, फिर लास्ट का 15 मिनट मोबाइल को टाइम देना है। फिर ऐसा लगता था एक बार भी मोबाइल से साउंड आता था तो एक बार देख ले क्या है मन उधर जाता था। तो सर तब ऐसा था कि अब मेरे को 5 पेज पढ़ना है 1 घंटे में, तो फोन मेरा 5 पेज के बाद रहता था। मतलब आपने तरीका बना लिया कि ये 5 पेजेस के बाद फोन को रख दो, ये जब ये खत्म होगा तभी फोन को टच करना है, नहीं होगा ये फोन मेरे पास नहीं बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने आप में आपने एक बंधन सा बना लिया, कंडीशंस रख लिए, तो फिर ठीक। और वैसे भी मेरा भी मानना यही कि मोबाइल जनरेशन जो है हमारा, जो अभी कहना चाहिए इतना फास्ट है, तो मोबाइल के बगैर तो मतलब कहना चाहिए हम पीछे हो जाएंगे कायदे से। ये मतलब अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस टेक्नोलॉजी को या मोबाइल को यूटिलाइज कर रहे हैं कि मिस यूज कर रहे हैं। हमको उसको यूटिलाइज करना है, इसके पॉजिटिव चीजों को उठाना है। तो गॉसिप भी एक लिमिटेड रखते हुए अपना कहना चाहिए कि उसको अपन अच्छे से अच्छा उस मोबाइल से क्या ले सकते हैं वो अपन को ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा मैसेज है ये जूनियर्स के लिए आपकी तरफ से। एंड फाइनली आप बताएंगे कि आपका जो सक्सेस है, जो सक्सेस आपने जो अचीव किया है, जो हासिल किया है आपने, ऑल इंडिया 18th रैंक, बहुत बड़ी बात होती है ये। इसका सक्सेस सीक्रेट क्या है? हालांकि सीक्रेट है तो मैं खुद बोल रहा हूँ सीक्रेट है, तो आप सीक्रेट क्यों बताना चाहेंगे? नहीं तो सीक्रेट नहीं रह जाएगा, लेकिन फिर भी जूनियर्स के लिए, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि भाई आपका महामंत्र क्या है सक्सेस का, या सीक्रेट क्या है, आप शेयर करना चाहेंगे तो? सर सारे बच्चे का स्ट्रेटेजीज ये रहता है कि हम एग्जाम से पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एग्जाम से 2 महीना पहले स्ट्रेटेजी बनाएंगे। सर मेरा ये जब टाइम टेबल आया तब आँख खुलती है। हाँ, जब एग्जाम का ये डेट आएगा तब सोचेंगे। हाँ, तो सर मेरे हिसाब से ये है कि जब हम लोग सीएस फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब तो ये पूरा फाइनल हो जाता है कि अब तो सीएस का पढ़ाई करना है, ऑब्वियसली करना है। है। तब से स्ट्रेटेजी बनाते बनाते आएंगे, तो तब तक वो स्ट्रेटेजी खत्म होगा एग्जाम तक। हाँ। तो तब जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो 1 महीने में पढ़े हुए का स्ट्रेटेजी का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से कि एक बार में ज्यादा ना पढ़ के रोज रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो वो ज्यादा काम आएगा। मतलब एग्जाम टाइम पे प्रेशर नहीं रहेगा ऑब्वियसली। हाँ। शुरू से पढ़ते जा रहे हैं अपन। हाँ। तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एक चैप्टर हुआ पढ़ते जाओ, फिर एक चैप्टर हुआ पढ़ते जाओ, बीच बीच में अपन यहाँ टेस्ट लेते हैं। टेस्ट का कितना बेनिफिट आपको लगता है कि होना चाहिए टेस्ट, और टेस्ट से कितना फायदा होता है? ना बहुत बेनिफिट। सबसे पहला बेनिफिट ना सर ये था, टेस्ट हमारा ना सैटरडे को होता था। अच्छा। तो वीक भर में जितना भी पढ़ाई होता था वो सब टेस्ट में आता था। तो पहला 1-2 टेस्ट में लगता था अभी तो आए हैं, अभी कौन पढ़ेगा, अभी तो 12th का बोर्ड्स खत्म हुआ है, इस टाइप का। लेकिन हम लोग के क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स थे सर, लेकिन वो 50 स्टूडेंट्स में भी किसी का रैंक आता था 1st, 2nd, 3rd, उनको प्राइस में एक पेन और डायरी मिलता था, लेकिन लगता था यार ये हमको भी मिलना चाहिए। बात वहाँ पेन और डायरी की नहीं है, वो एक इज्जत का सवाल है, बोलते हैं ना, वो होता था कि इतना प्राउड मोमेंट रहता था वो, कि वो 50 स्टूडेंट्स में भी रैंक आता था ना, तो लगता था अब तो हमको भी आना है करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1st, 2nd टेस्ट में तो मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था कि हाँ बस टेस्ट है, देख के आना है। और मेन था सर टेस्ट का रिजल्ट विदिन 2 डेज आ जाता था। हाँ। तो पता चलता था किसमें क्या गलत है, किसमें क्या सही है, कौन सा वीक है, कौन सा अच्छा है। तो टेस्ट बहुत हेल्प करता था। टेस्ट बहुत हेल्प करता था। तो ये टेस्ट को अब ये है कि स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कितना सीरियसली उसको ले रहे हैं। अपन टेस्ट को किसी कारण से, चाहे डर से, चाहे लापरवाही से अगर बंक कर दें, टेस्ट ना अटेंड करें उसको,
तो मतलब कहना चाहिए कि हम अपना ही नुकसान कर हाँ। रहे हैं वाली बात है, उसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। हर टेस्ट को एक फाइनल एग्जाम की तरह से लेना चाहिए, तब उसका फायदा दिखेगा। तो स्वास्तिका बहुत अच्छा मतलब आपने जूनियर्स को सजेशन दिया है किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। और ओवरऑल इतनी सारी बातों के बाद मैं ये चाहता हूँ कि एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपने लगभग 6 महीने का कोर्स ज्वाइन किया था, लगभग 4 साढ़े 4 महीने हमने क्लास चली रही होगी और 1.5-2 महीने का पीएल आपको मिल गया था। तो ओवरऑल एक्सेल के लिए आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा, कुछ खट्टे मीठे, पॉजिटिव निगेटिव, तो मैं चाहूँगा कि एक्सेल के लिए एक फीडबैक हमको चाहिए आपसे। कुछ अच्छी बातें हैं तो वो भी, ताकि हम मोटिवेट हों, और अगर कुछ निगेटिव बातें हैं तो हम उसको दूर करें, अपनी कमियों को दूर करें। तो एक्सेल के लिए मैं आपसे एक फीडबैक चाहता हूँ अच्छा सा। सर एक्सेल बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है ये सब चीज़ में। एक्सेल का जो टेस्ट होता था हर सैटरडे को, और उसके जो तुरंत रिजल्ट्स आते थे, तो वो दिखाता है कि इतने पंक्चुअलिटी, मतलब ऐसा था कि एक दिन में टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो वो एक दिन में ही आता था, और वो बहुत ज़्यादा हमको हेल्प किया। उससे पता चलता था कि अच्छा मैं ये पढ़ी थी और मैं ये आंसर करी तो ये गलत हुआ और इसमें मेरा इतने मार्क्स कटे। तो एक्सेल ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। एक्सेल के फैकल्टीज सर जिस हिसाब से हमको सर बोलते थे ना, अब तो तुम CACS कर रहे हो, अभी तुम्हारा प्रोफेशनल है, तो ये सब चीज़ तुमको नहीं करना है। मतलब सिर्फ सर लोग पढ़ाई के बारे में ही नहीं, बाकी कैसे बात करना है, कैसे किससे क्या करना है, सर वो सब चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प आप करे। प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो हाँ। एक ब्लड में आ जाना चाहिए हाँ, अब ये मतलब हम कुछ प्रोफेशनलिज्म भी करते थे ना, कि तो सर नहीं नहीं और ये सब नहीं करना है, अभी तो तुम प्रोफेशनल हो। ऐसा लगता था हम कितना बड़ा चीज़ कर रहे जी हैं हम। बिल्कुल। हाँ, और इसके अलावा जो है ये तो ठीक है, टेस्ट और फैकल्टीज़ की बात हो गई। हमारे यहाँ का जो मैनेजमेंट है, हमारी जो पूरी टीम है, वो आपको कितना सपोर्ट करते थे, उससे क्या मतलब आप लोगों को सपोर्ट मिलता था, या कुछ कमियाँ हैं तो बताइए? सर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था। जैसे बाकी कोचिंग्स में ये सब होता था कि अगर उनका कोचिंग का टाइम 12 बजे है और सपोज़ वो किसी प्रॉब्लम के लिए पोस्टपोन्ड होके 2 बजे हो रहा है, तो उनका ना 12:30 बजे मैसेज आता था कि कोचिंग पोस्टपोन्ड हो गया, जब स्टूडेंट्स कोचिंग चले जाते थे। और एक्सेल में ऐसा था कि एक डे प्रीवियस मैसेज आ जाता था, तो कुछ छुट्टी वगैरह भी होता था तो हम लोग मोबाइल लेके बैठे रहते थे कि अभी तो एक्सेल का मैसेज आएगा, कल छुट्टी होगा, कल छुट्टी होगा करके। मतलब पहले से जितना हो हाँ। सके पहले से पहले से स्टूडेंट स्टूडेंट्स को को सब न्यूज़ दे दिया हाँ। जाए, बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया जाए। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल मतलब कहना चाहिए ये एक्सेल के लिए जो भी फीडबैक आपका आप लोगों का आता है, सारे स्टूडेंट का जो फीडबैक आता है, उसी से हम एक्सेल को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट के लिए बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो स्वास्तिका थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको। ऑल इंडिया 18th रैंक बहुत गर्व की बात है, बहुत प्राउड की बात होती है। केवल छत्तीसगढ़ में रैंक वाली बात नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात है। आगे के सारे कोर्सेज के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और आगे भी आप ऐसे ही रैंक लाते रहिए और अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। और हमारा तो नाम फिर ऐसे ही ऑब्वियसली आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की सफलता से ही एक्सेल का नाम है। थैंक यू सो मच स्वास्तिका। सर।